आज हम एक ऐसे असफल व्यक्ति की कहानी सुनाने वाले हैं जिनकी कभी एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी। उसका तो यूपीएससी क्लियर हो गया, लेकिन भैया ने भी 5 अटेम्प्ट दिया, इंटरव्यू तक भी गए। जब मैं घर पे था, 4 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मेरे 3 भाइयों की शादी हो गई है, भाभियाँ थी। मैं घर पे पानी उठा कर नहीं पीता था, बात बात में गुस्सा कर देता था। लेकिन जब मैं मुखर्जी नगर में आया तो अपने से अपना कपड़ा भी धुलने लगा। मेरी असफलता के कारण ना तो मेरी गर्लफ्रेंड थी। नमस्कार, भारत एक नई सोच देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्रिंस सिंह आर के। इस वक्त हम लोग हिंदुस्तान का मिनी भारत कहे जाने वाले, या कहें कि यूपीएससी का जो फैक्ट्री है देश का, मुखर्जी नगर में उपस्थित हैं। और लगभग हज़ारों और सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर अपने सपने को लेकर आते हैं और लोगों का सपना भी साकार होता है, आईएएस पीसीएस बनने का जो होता है। और कुछ लोग होते हैं जिनको निराश होकर जाना पड़ता है। अक्सर लोगों का मानना होता है कि इसमें 2 ही प्रायिकता होती है, या तो लोग यहाँ से आईएएस पीसीएस कलेक्टर बनकर जाते हैं, या तो यहाँ से निराश होकर जानते हैं। लेकिन मेरा क्या मानना है कि इसमें 3 प्रायिकता लगती हैं। और वो तीसरी प्रायिकता क्या होती है कि यहाँ से आदमी आईएएस पीसीएस बनकर जाए या ना जाए, लेकिन एक अच्छा इंसान बनकर ज़रूर जाता है। उसके जो ज्ञान के चक्षु होते हैं एकदम से खुल जाते हैं, क्योंकि जब वो 8 या 10 लोग के बीच में बैठता है, क्योंकि उसके पास हर प्रकार का ज्ञान होता है, तो उस विषय पे बात कर सकता है और दृढ़ निश्चय के साथ अपने मुद्दे को रख सकता है। बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे साथ हरेंद्र पांडे जी हैं, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तमाम कहानियाँ इनके बारे में सुनी होगी, और आप अक्सर तमाम चैनलों पे या तो यूपीएससी की तैयारी करते रहते बच्चे, उनकी कहानी सुनते हैं, या जो आईएएस पीसीएस बन जाती यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं। मतलब कहने का मतलब सफल लोगों की। लेकिन आज हम एक ऐसे असफल व्यक्ति की कहानी सुनाने वाले हैं जिनकी कभी एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी। उसका तो यूपीएससी क्लियर हो गया, लेकिन भैया ने भी 5 अटेम्प्ट दिया, इंटरव्यू तक भी गए, इनका यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया है। तमाम कहानियाँ हैं, शुरुआत करेंगे आज से 10 साल पहले। लगभग 10 वर्ष हो चुका है आपको मुखर्जी नगर आए। क्या हुआ जो इश्क अधूरा हुआ, क्या हुआ जो इश्क अधूरा हुआ, हम बर्बाद तो पूरे हुए। कोई नहीं, मतलब आप कहीं ना कहीं जो आपकी गर्लफ्रेंड उसके संदर्भ में। नहीं प्रिंस जी, मैं किसी के संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ। जी जी, मैं बस यही कह रहा हूँ कि क्या हुआ जो इश्क अधूरा हुआ, हम बर्बाद तो पूरे हुए। सबसे पहले तो प्रिंस जी आपको और पल्लवी जी को और भारत एक नई सोच को सादर प्रणाम करता हूं। और आपसे जुड़े जो भी दर्शक हैं, जो आपको चैनल को देखते हैं, प्यार देते हैं, उन्हें भी सादर प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, और चूँकि मैं बिहारी हूं तो सारे बिहार वासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, सबको देता हूँ। देखिए, एक बात जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं 2011 के जुलाई में आया था। मैं गोपालगंज के एक छोटे से गांव से हूँ, बिहार के गोपालगंज के एक छोटे से गांव से हूँ। और आज क्लियरली बता दूं कि मेरा कोई मोटो नहीं था आईएएस। ये एक मेरा एक्सीडेंटल था। चूँकि मैं शेरो शायरी अच्छा करता था, गीत भी अच्छा गा लेता था। आपको एक छठ के गीत भी सुनाऊँगा अगर इजाज़त होगा। मैं बिल्कुल कहानी सुनने के सुनाऊँगा। तो मेरा कोई इस तरह का नहीं था, और ना ही मेरे घर में, मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ, ना ही मेरे इर्द गिर्द। आज भी मेरे गांव में मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। ना तो ढंग से हॉस्पिटल है, एक एमबीबीएस डॉक्टर खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। इवन की क्लास B1 भी ऑफिसर नहीं मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे तो एसआई मिलेंगे। वहाँ पे एक कांस्टेबल बनना बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। अगर कोई कांस्टेबल बन जाता है तो वहाँ बहुत बड़ी बात होती है। शिक्षा का स्तर भी वैसे ही है, मतलब एक सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। वो किस ग्रेड की, उससे किस ग्रेड के कोई मतलब नहीं, तो बहुत ही प्रतिष्ठा उनको मिलता है। एक पड़ोस के मेरे चाचा थे, उन्होंने मुझे ताना मारा किसी बात में, और बोले कि महापात्र का लड़का, ब्राह्मण का लड़का आईएएस बनेगा, कलेक्टर बनेगा। तो मेरे अंदर भी वो चीज़ें आ गई। मैंने बात में बोल दिया कि अब कोई और बने ना बने, लेकिन मैं आईएएस और कलेक्टर, इसमें से जो बड़ा होगा वही करूँगा। मतलब उस दिन से एक जुनून आ गया था अंदर कि ये बनना है। जुनून आ गई। और फाइनेंशियल स्थिति तो ठीक नहीं था, तो घर वाले ने भी विरोध किया। अगर इस तैयारी की बात करें तो इसमें ज़्यादातर लोग ना डिमोटिवेट करने वाले मिलते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यूपीएससी को समझ जाएं, यूपीएससी को जान जाएं, उसके अप्रोच, उसके कंटेंट, उसके ट्रेंड और उसके नेचर को और उसके डायरेक्शन में विल पावर के साथ तैयारी करें तो आप कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपसे बता रहा हूँ यूपीएससी के। और जो आपने कहा एक इंसान के रूप में, तो ये तो है यूपीएससी। आज अगर मैं यूपीएस आपसे मिला तो यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी के दरमियान मिला। अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो यूपीएससी सिविल सेवा के बदौलत मिल रहा हूँ। चाहे जो लोग भी मुझे प्यार दे रहे हैं, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, या जो लोग भी मुझसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भैया आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका दो, वो यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी के बदौलत है। तो मैं तो नहीं मानता हूँ कि मेरे साथ कुछ कुछ गलत ना है। कुछ तो यूपीएससी ने दिया। बिल्कुल मुझे दिया, लिया तो नहीं दिया। सबसे बड़ा बात एक जीवन की सीख दिया कि जीवन जिया कैसे जाता है, सेक्रीफाइस कैसे किया जाता है, संतुष्ट कैसे हो जाता है। जब मैं घर पे था, 4 भाइयों में सबसे छोटा हूँ, मेरे 3 भाइयों की शादी हो गई है, भाभियाँ थी। मैं घर पे पानी उठा कर नहीं पीता था, बात बात में गुस्सा कर देता था, किसी को भी डांट देता था, किसी से भी कुछ भी। चूँकि मैं पढ़ता था उस समय, तो मुझे लगता था कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो मैं बात डांटता था। कहीं ना कहीं आप दुनिया से कट चुके थे केवल उस यूपीएससी की वजह से। तो जब मैं उस तरह का आया, लेकिन जब मैं मुखर्जी नगर में आया तो अपने से अपना कपड़ा भी धुलने लगा। पानी तो हम समझ जाइए, उसके बाद एक छोटी सी कमरा में रह के वो चीज़ मैं करता हूँ ना, तो फील कर रहा हूँ। वो चीज़ें मैं करने लगा। जैसे छोटी सी कमरा में रहने लगा, छोटी सी कमरे में उसी में खाना बनाना पड़ता लगा, छोटी सी रूम में खाना बनाने लगा, पानी तो अब सब काम सेल्फ डिपेंड होने लगा। कोई भी काम किसी और पे नहीं, घर पे नहीं होता था। घर पे कपड़ा भाभी धुले, घर पे पानी भी भाभी दे, खाना भी भाई बनाए, पैसा भाई लोग दे, पापा एक राजा वाला जीवन। हाँ होता। लेकिन यहाँ सबसे अपने से तो एक जीवन जीने की शैली आ गई, एक जीवन तरीका आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि मैच्योरिटी आ गई, चीज़ों को समझने का और चीज़ों को जानने के लिए आ गई। एक बात जो मैं आपको बता दूँ शुरुआत में ही, कि अगर ईमानदारी पूर्वक यूपीएससी ही नहीं, किसी भी फील्ड में अगर किसी ने भी ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया है तो उसकी ख्वाहिशें पूरी होना हो, ज़रूरतें ज़रूर पूरी हो जाती है। ये मैंने फील किया। और दूसरी बात मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी कहा था, और एक है, देखिए, समर्थ के नहीं दोष गोसाई। एक लोग बहुत ही श्लोक प्रसिद्ध है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई। आप किसी भी रूप में समर्थवान बन जाइए, आप किसी भी रूप में, खासकर आज की दुनिया के परिवेश में पैसे वाले बन जाइए, फिर आपको प्रतिष्ठा की और प्रसिद्धि की कोई कमी नहीं रहेगा। आप चाहे कितना भी अच्छे इंसान बन जाइए, आप बेहतर बन जाइए, कुछ भी आपके अंदर अच्छी क्वालिटी हो, बोलते अच्छा सब चीज़ है, लेकिन आप समर्थवान नहीं है तो आपकी कोई पहचान नहीं है। तो ये तो दुनिया की रीत है। हर कोई उगते हुए सूर्य को प्रणाम करता है, डूबते हुए को तो कोई करता नहीं है। तो ये सफलता और असफलता का चक्र है। अगर आप सफल हैं तो सम्मानित हैं, अगर आप असफल हैं तो अपमानित हैं। अब उस अपमान एक बात मैं कहना चाहूँगा, सफलताओं की कहानी बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सफलता के अलावा आप जो असफल लोग हैं उनसे कहानी सुनेंगे तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, होता क्या है ना कि सफल व्यक्ति एक सफलता का राज बताता है, लेकिन असफल व्यक्ति ये बताता है कि मैं किस कारणों से असफल हूँ। ठीक है ना। जैसे मैं अपनी बताता हूँ, मेरी असफलता का कारण, हालांकि लोग उस चीज़ को ट्रेंड कर गए। मेरी असफलता के कारण ना तो मेरी गर्लफ्रेंड थी और ना ही मेरा मुद्दे पे भी आएंगे, आप गर्लफ्रेंड वाली मुद्दे मैं आपको बता रहा हूँ, वो नहीं थी जो लोगों ने कहा है। देखिए, एक बात मैं और बता दूं, आप आइएगा उस मुद्दे पर कि प्यार तो हम दोनों ने किया, तो बदनामी किसी एक को क्यों? बिल्कुल। प्यार तो हम दोनों ने किया, तो बदनामी किसी एक को क्यों? आखिर लड़की ही क्यों बदनाम होगी भाई? बेवफाई का टैग लड़की से ही क्यों लगेगा? लड़का भी तो हो सकता है। इन केस अगर ये चीज़ें उल्टा होता तो क्या होता? आप यूपीएससी क्लियर करते हो न करते और नंबर आप ब्लैक लिस्ट में डाल तो क्या होता? तो देखिए, कोई भी चीज़ किसी भी सिचुएशन में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर किसी से जुदा होता है तो एक शायरी बोल दूँ। बिल्कुल कि मजबूरी में कोई किसी से जुदा होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो बेवफा होता है। मजबूरी में अगर कोई किसी से जुदा होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो बेवफा होता है। देकर आपके आँखों में आंसू, अकेले में वो कहीं आपसे ज़्यादा रोता है। इस मुद्दे पे आएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आप बता रहे हैं कि 2011 में आप बिहार से यहाँ आए, तो यहाँ का थोड़ा बताइए कैसे, मतलब जैसे हर मुद्दे पे आएंगे लेकिन यहाँ शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो शुरुआती दौर में आते हैं, भटक जाते हैं। तो शुरुआती दौर में उन्हें क्या करना है, जो आप गलतियाँ की वो लोग ना करें? उसी पे आ रहा था। देखिए, मैं शुरुआती गलती जो था, एक तो मेरे पास जो सबसे बड़ी गलती, तो उसे कहूँ या किस रूप में एक्सप्लेन करूँ, जो हमारी पृष्ठभूमि है उस लायक नहीं था। हमारे इर्द गिर्द कोई भी दरोगा नहीं है
दरोगा समझते हैं ना बिहार में, एसआई सब इंस्पेक्टर, वो नहीं है। अब समझ लीजिए कि यूपीएससी, आईएएस और आईपीएस कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो मुझे नहीं सही मार्गदर्शन नहीं था मेरे पास। सबसे जो बड़ी कमी थी शुरुआत में कि हम लोगों को सही मार्गदर्शक नहीं था, पहली। दूसरी चीज़ कि हमारी जो फाइनेंशियल स्थिति है ना, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता है कि हम इस चीज़ को यहाँ के अफोर्ड करें। हमारे जैसे लाखों नौजवान हैं, लाखों छात्र हैं जिनमें जोश होता है, जुनून होता है, मेहनत होता है, टैलेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक चीज़ पिच करता है, उनके और उनके परिवार के, कि पैसा नहीं है तो कैसे करेगा। तो एक आर्थिक स्थिति जो होता है ना, वो बड़ा ही मतलब एक टेंशन में और एक चुनौती देता है। तो पहले ये कि मार्गदर्शन नहीं था, दूसरा कि आर्थिक स्थिति नहीं था। अब हम यहाँ आए, हम आने के लिए 2011 के अगस्त में आ गए थे, लेकिन मुखर्जी नगर पहुँचने में मुझे 6 महीना लग गया। इस मुखर्जी नगर में आने में अगस्त के बाद मैं जनवरी में यहाँ आया। अब समझ जाइए, वो भी मैं नोएडा में, मेरे एक छोटे भाई थे, मुझसे बड़े वाले एक भाई थे जो नोएडा कॉल सेंटर में काम करते थे। तो मैं सब किसी से पूछता था कि मुखर्जी नगर कहाँ है, मुखर्जी नगर कहाँ है, तो लोग बताते कि मुखर्जी नगर। समय आप तैयारी शुरू नहीं की थी? नहीं, शुरू कर चुके थे घर से तैयारी, वो बेसिक चीज़ें कर चुका था। चूँकि जिस समय मैं आया ना, उस समय एक प्रकार बता दूं कि यूपीएससी का एक चेंजिंग और मेरा भी एक शुरुआती था। मैं 2011 में ग्रेजुएशन किया और 2011 में यूपीएससी ने सीसेट ला दिया। तो उसके पहले मैं 2 ऑप्शनल डिसाइड कर लेता। उसके पहले क्या था कि पीटी में 2 पेपर था। 2010 तक पीटी में एक आपको सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट रखना पड़ता था, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, जो 300 नंबर का होता था, और दूसरा जीएस का पेपर 150 नंबर का होता था। ये 2010 तक पैटर्न था। और मेंस में 2 ऑप्शनल होता था, 300 नंबर का, 1200 पेपर का, और 300 नंबर का 2 पेपर जीएस का होता था, 1800 का, और 300 का इंटरव्यू और 200 का ऐसे होता था उस समय। अब क्या हुआ कि बदलाव होते गया। तो फिर क्या हुआ कि 2011 में पीटी में चेंज हुआ। पीटी में 2 पेपर हो गया, जीएस 100 क्वेश्चन 200 नंबरों का 2 घंटे का, और सीसेट 80 क्वेश्चन 200 नंबरों का, और दोनों क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो ये पीटी में चेंज हुआ। फिर 2013 में मेंस में चेंज हुआ। मेंस में सीधे क्या हुआ कि पहले ऑप्शनल का वेटेज ज़्यादा था, तो ऑप्शनल के वेटेज को हटा के सीधे जीएस का वेटेज कर देगा, और जीएस में 4 पेपर हो गया, ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 पेपर का हो गया। तो ये 13 में। तो जैसे मैं शुरुआत किया उस समय यूपीएससी भी अपने आप को अपडेट कर रहा था, मैं भी धीरे धीरे एग्रेस होता। तो वो तैयारी के जो भी शुरुआती बदलाव था, जो भी चेंज किया यूपीएससी, मेरा बिल्कुल उससे एकदम जैसे आपसे है तो मैं कहा आपसे बैठ के उसी तरह से रिलेशन बन गया था। क्योंकि मैं भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया था और यूपीएससी भी अपने आप को बदल रहा था। नहीं, तो वो दोनों बढ़ती गया। तो ये चीज़ें होती गई, समझ में आ रहा है। तो आने के बाद मैं पूछता था लोगों से कि मुखर्जी नगर जाना है, तैयारी करना है, तो लोग कहते थे हाँ मुखर्जी नगर दिल्ली में है, लेकिन कहाँ है मुझे पता नहीं है। तो मैं अपने भाई साहब के पास रह गया। एक बार मैं आया था, एक हमारे जानने वाले थे जो यहीं तैयारी करते थे, तो उन्होंने कहा कि उनसे किसी तरह उनका नंबर मिला, तो उन्होंने मुझे डायरेक्शन दे दिया, बोला कि तुम मेरे रूम पे आ जाओ कल। अब मैं भी गांव से उठ के उनके रूम पे यूपीएससी की तैयारी करते थे। और जब मैं उनके पास आया तो उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया मैं तो गुड़गांव चला गया हूँ। अब मैं फिर वापस चला गया, लेकिन हाँ ये एरिया देख लिया था। जब आया तो देख यहाँ आ गया था। तो कारण क्या हुआ कि जब मैं आया तो मेरा बजट था 1500 से 2000 2,500 रूम का। इससे ज़्यादा 2011 में इससे ज़्यादा था ही नहीं बजट कि मैं इससे ज़्यादा अफोर्ड भी कर सकता था। पूरे मैं महीने का 5 से 6 हज़ार रुपये ही खर्च कर पाता था, वो भी बहुत मुश्किल से। तो मैं सोचा कि अब इतने बजट में तो कहाँ से। जब मैं इधर आया आसपास में, तो यहाँ के जो मुखर्जी नगर जो है ये सबसे कॉस्टली है। इसके बाद नेहरू विहार पड़ता है, इंदिरा विहार, इधर ढाका, परमानंद कॉलोनी, इंदिरा विहार, इंदिरा विकास, ये सराउंडिंग सब वजह से आर्थिक संकट भी पैदा होता है बच्चों। तो ये सब चीज़ें देखिए क्या होता है। यहाँ पे आया मैं, आने के बाद फिर मैं मतलब आया तो रूम खोजने लगा। तो कोई 5,000 बोल रहा था, कोई 4,000 बोल रहा था, कोई 3,000 बोल रहा था। अब बजट 2,000 से 2,500 और पूरे बजट है 5 से 6,000 का, और रूम भी मिल रहा है 4,000 का। निरा सब चीज़ करना उसमें, सब चीज़ करना उसमें सब चीज़ करना है, उसमें सब चीज़ करना है। खाना भी है, रूम भी देना है, किताब भी खरीदना, और भी चीज़ करना है। तो मैंने कहा कि यार क्या करूं। फिर मैं सोचा कि नोएडा से ही तैयारी कर लूँ, मुखर्जी नगर से किताब लेके आऊँगा। क्योंकि कोचिंग का मैं अफोर्ड कर नहीं सकता सर, सीधी सी बात है। कोचिंग के लिए पैसा था नहीं मेरे पास, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने कहा कि क्या करूँ। भैया बोले, हालांकि वो बहुत ही दुखद कहानी है, भैया मेरे इसी साल एक्सपायर कर गए 7 फरवरी को।
तो उन्होंने कहा कि देखो हरिंदर, आर्थिक बहुत मोटिवेट भी करते थे। बोले कि आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, इसका कोई मायने नहीं है कि तुम कर नहीं सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर जोश है, जुनून है, तो तुम यहाँ से भी तो कर सकते हो। हमने कहा ठीक है, हाँ यहाँ कर सकते हो। मैं उसी बात को लाइन अप कर लिया, करते गया। अचानक से एक और व्यक्ति मिले, मेरे रिलेटिव के थे, तो वो यहीं रहते थे। उनका फ़ोन गया, ऐसे नहीं होता है बहुत पहले, वो हमारे मतलब हम उम्र ही थे और वो भी आईएएस की तैयारी करते, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि उनके मम्मी का फ़ोन आया 2011 में, बोले कि बेटा का उनके घर में कोई फंक्शन था, तो फ़ोन आया कि बेटा बाबू कहाँ हो, बाबू बोलते थे। हमने कहा मैं तो दिल्ली आ गया हूँ, मुखर्जी नगर में। तो उन्होंने कहा मुखर्जी नगर में तो रहता है हमारा लड़का, भी जाकर मिल लो। तो मैंने कहा कि यार पता नहीं ये लोग क्या ट्रेंडिंग है, कैसा है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। चूँकि जब गांव से मैं आया था ना, तो मुखर्जी नगर के बारे में एक अलग डायरेक्शन था, हाँ एकदम आईएएस। अब मुझे लगता था कि क्या बात है। मैं उनको मैंने कहा कि कब इन लोगों का टाइम होगा, कैसे डिस्टर्ब होगा, क्या होगा। तो मैं उनसे बात, तो फिर मैंने नंबर लिया, फ़ोन किया। तो उनसे मेरा पहला ही सवाल था कि वो बोले कि कहाँ हो, उनका मैंने कहा मैं नोएडा में हूँ। तो बोले मुखर्जी नगर में रहना चाहते हो? कहा हम कहीं हाँ रहना चाहते हैं। तो बोले कि कितना रेंट बजट है रेंट का? हमने कहा कितना है, मिल जाएगा? बोले 1500, 2000, 2500। अब उन्होंने जब बोला कि 1500, 2000, 2500, तो मैं कुर्सी पे ऐसे बैठा था, मैं गिर गया नीचे। मैंने कहा कि मैं ये कुछ दिन पहले जाकर ढूंढ के आया था 4000, 5000, और आज वो बोल रहे हैं 1500। हमने कहा मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मिल जाएगा। हमको नहीं, कहाँ मिलेगा? बोले कि मुखर्जी नगर से थोड़ा सा हट के एक जगह है गोपालपुर, जहाँ आपको 1500 में भी रूम मिलेगा, और बढ़िया अगर 1 BH लेंगे तो आपको 2500 में भी मिल जाएगा। हमने कहा कि चलते हैं। अब हम कुछ नहीं देखे, हम उनके पास आ गए। उनके पास आए तो एक रात रुके, उन्होंने 1-2 रूम दिखाया, एक रूम बुक हो गया। उसी समय मैंने बुक कर दिया उस रूम को, क्योंकि अंदर से एक्साइटेड था कि भाई अब मुखर्जी नगर में, और मुखर्जी नगर में आ गया। आने के बाद सुबह शाम, मतलब वो 2012 लग चुका था। हाँ 2012 लग गया था, 2011 के 12 लग गया था। आने के बाद गांव की आदत थी, बिहार की आदत थी, पानी खूब पीता था। मैं कहीं का पानी पी लिया, नहीं सर नल का पानी, कुछ पानी, अब भाई खोल के पानी पी लिया। यहाँ दिल्ली में पानी तो सप्लाई का आता है, सब जाता है। अब मैं बीमार पड़ गया, यहाँ तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैं गाँव चला गया। गाँव आ गया तो पहली परेशानी मेरे साथ कि गाइडेंस की कमी, दूसरे की आर्थिक स्थिति, और तीसरे की यहाँ खोजने में वो चीज़ें अपने अनुसार, वो टाइम लग गया। मतलब टाइम लग गया। अब जब मैं फिर वापस आया तो मेरे साथ के कई लोग उसी लॉज, हाँ लेकिन मैं एक मोटिवेशन बता दूँ, उस लॉज की खासियत थी कि उसमें जो लोग भी थी हमारे कंडीशन के थे, लेकिन उन लोगों को देख देख उसमें से कुछ लोगों ने कोचिंग ज्वाइन किया था, कुछ लोग इंटरव्यू दे रहे थे। तो मैंने उन लोगों को देख देख के, उनसे सीख के, उनको देखते देखते मैं पढ़ने लगा, उनको देख देख के। और इसी वजह से हम लोग आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, जो लोग निराश हो जाते हैं। नहीं बता रहा हूँ, केवल उसी वजह से। नहीं हाँ, तो मैंने उनको देखा, पढ़ने लगा, और तब मेरे मन में आ गया कि मैं अच्छा से अब लग जाऊँ। लगने के बाद क्या हुआ कि उसी साल एक स्टेट PCS का फॉर्म आया। मैंने उस फॉर्म को डाल दिया, और कोई खास उससे नहीं था, लेकिन वो PT में क्वालिफाई कर गया। हाँ वो PT क्वालिफाई कर गया। और ये चक्र करते करते बीच में उतराव चढ़ाव भी आया। मेरे एक छोटे भाई हैं जो फ़ौज में हैं, 2013 में कोरपुट में उन पे हमला भी हुआ। तो उस कोरपुट के हमले के बाद जो भी छोटा मोटा रकम आता था वो ख़त्म हो गया। तो मैंने टेम्पररी में कहीं पार्ट टाइम काम भी करने लगा। वहाँ से मुझे 6-7 हज़ार रुपया मिलने लगा। फिर वो ये सारी टेंशन ख़त्म हो गई। और वो क्या काम था, ATM पे गार्ड की नौकरी था। मैं आपको बता दूं 2012 में, 2012 के लास्ट में, 13 के शुरू में, 13 के अप्रैल के बाद, 1 साल बीतने वाला, 1 साल बीतने के बाद मैंने गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर लिया। और जो मेरे साथ गार्ड की नौकरी किए थे वो इस समय यूपी में टैक्स असिस्टेंट हैं, टैक्स अधीक्षक हैं। जिन्होंने मुझे लगवाया था वो भी खुद गार्ड की नौकरी करते थे। हाँ गार्ड की नौकरी भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे। और वो UPSC मेंस भी लिखे थे उस समय, 12-13 में वो लिखे थे। तो वो लोग, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं आए कहते थे कि वो लिखे। और वो UP PCS जब लोअर PCS था तो वो उसमें अच्छा रैंक लाए थे। मैं नाम उनका डिस्क्लोज नहीं करूँगा चूँकि उनका पद गरिमा का है। और तो वो मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि पांडे तुम क्यों निराश हो, तुम्हारे भैया को चोट लग गया, चाहे कुछ भी हो गया, पैसा नहीं आएगा, चलो ना हम ज्वाइन कराते हैं। उन्होंने ATM पे गार्ड की नौकरी ज्वाइन करा दी। मैं ATM पे गार्ड की नौकरी करने लगा। मैनेजर से बात कर ली, मैनेजर साहब बहुत, SBI के मैनेजर साहब थे, बहुत कोऑपरेट किए।
नहीं SBI HDFC का, सॉरी HDFC का बैंक था। मुझे आज भी इंदिरा विहार में, जब यहाँ से मुखर्जी नगर से कुछ दूर जाइएगा तो एक जगह है इंदिरा विहार, मेन रोड पे ही मंदिर के सामने HDFC का बैंक, हाँ उसी पे। तो मैनेजर साहब उसके देख लिए, चूँकि हम लोग रात में पढ़ते थे तो बोले कि अरे बेटा तुम लोग तो बड़ा संघर्ष पढ़े, आज के बाद सुपरवाइज़र कौन है? और सुपरवाइज़र साहब बोले कि सुपरवाइज़र साहब इन लोगों को जितना पढ़ने का मौका मिला पढ़े, बस इनकी सैलरी इनके अकाउंट में जाना चाहिए। हालांकि मैंने ये सार्वजनिक जगह पर कर दिया, लेकिन मैनेजर साहब बहुत ही ग्रेट थे और सुपरवाइज़र भी बहुत ग्रेट थे। बोले कि आप लोग आओ, और हमारी ड्यूटी रात में लगा दी। और दिल्ली में रात में किसी को ATM की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस वही थोड़ा सा हंस के जाते थे हम लोग, झाड़ू लगा देते थे, मशीन पोंछ दिए, और 3 बजे के करीब में पैसा डालने के लिए आते थे तो पैसा डलवा देते थे, और फिर पढ़ाई स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ें थी, मतलब कि जब 2013 में घर पे, तो उस समय मेरा एक PCS की PT क्वालिफाई हो गया। तो मैं मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए मैंने, अब वो तो शुरुआती है कि रूम की परेशानी, आपका क्या बोलते हैं गाइडेंस की परेशानी, और भी परेशानी। और जब वो PT निकल गया ना, मेरी जब PT क्वालिफाई होगा तो एक हवा बन गया कि भैया का PT निकल गया, भैया का PT निकल गया। अब भैया अप्लाई मूड कम, सप्लाई मूड ज़्यादा कर दिए, मतलब लोगों को ज्ञान देने लगे, और लोकप्रियता हो गई। PT क्वालिफाई किए हैं तो सस्ती लोग, कोई दरोगा नहीं बनता, वहाँ प्री निकाल लिए तो सस्ती लोकप्रियता मिल गई। पहली गलती, सस्ती लोकप्रियता मिल गई और क्षणिक प्रतिष्ठा मिल गई। अब ये 2 चीज़ ना यहाँ पे मिल जाता है, जो भी मेंशन से लिखता है ना, उनका ना होने का प्रतिष्ठा मिल गई, भैया 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 हो जाते हैं। वही मेरे साथ भी, वो भी मेरे लिए डुबो दिया। अब वहीं से मैं अपना जो है धीरे धीरे ट्रेड जो था, अप्लाई कम सप्लाई ज़्यादा। जैसे कोई पूछता था कि भैया PT की कैसे तैयारी करना है, तो हाँ बिल्कुल, अरे ये 7 टॉपिक है, इसके लिए ये ऐसा करो, ये पूरा बैठ के ज्ञान देने लगा। अब मैं क्या हो गया बता दिया कि अप्लाई कम सप्लाई ज़्यादा करने लगा। पहला ब्रेक ये भी होने लगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों में ना अपने विचारों से समझौता नहीं होता है। जो भी हिंदी भाषी की तैयारी करते हैं, एक दोष देते हैं कि हिंदी भाषा में सिलेक्शन नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो आप उसके लिए अप्रोच अपनाते हो, ना आप ऐसा कंटेंट करते हो, और सबसे बड़ी बात कि ना तो आप एग्जामिनेशन के ट्रेंड और नेचर को समझते हो। जब आप एग्जामिनेशन के ट्रेंड को, नेचर को समझेंगे तो UPSC सिलेबस से कहीं बाहर नहीं जाता है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। दिक्कत है कि हमारी भाषा तो हिंदी होती है, लेकिन हम शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं, शुद्ध हिंदी भी नहीं लिख पाते हैं। यहाँ 2 चीज़ होता है, या तो स्टूडेंट्स पढ़ता है तो पढ़ते रह जाता है, ये सत्य है, मैं बता देता हूँ। या तो पढ़ता है तो पढ़ते रह जाता है, और नहीं तो लिखता है तो लिखते रह जाता है, कोई बैलेंस अप्रोच नहीं करता है। अब वही होता है। UPSC के लिए जो भी तैयारी कर रहा है, मैं एक ही बात कहूँगा कि UPSC पढ़ने से ज़्यादा समझने का, और समझने से ज़्यादा लिखने का। आपने क्या पढ़ा है ये तो मायने करेगा ही, लेकिन आपने क्या समझा है ये बहुत ज़रूरी होता है, और उसको आपने व्यक्त कैसे किया। क्योंकि एग्ज़ाम अभिव्यक्ति का हो जाता है, आपकी व्यक्त का हो जाता है। मेंस परीक्षा सर्वोपरि होता है। अगर मेंस में आपका सब चीज़ ठीक ठाक है तो कोई चीज़, क्योंकि मेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है PT कोई बहुत नहीं होता है। हाँ, जो CSET होता है उसके लिए थोड़ा सा अलग से देखना पड़ता है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत होती है, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप जितना प्रैक्टिस करो, और कुछ चीज़ों पे जैसे मैथ्स रीजनिंग हो गया, और चीज़ों पे ध्यान रखो। अभ्यास उसका मेन जड़ है कि अगर CSET को जो तैयार करते हैं उसमें अभ्यास की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे आपका पहले अटेम्प्ट में जो गलतियाँ हुई थी, हाँ, आपने 5 अटेम्प्ट दिया, तो उनको सुधारने का तो प्रयास किया होगा, तो फिर कहाँ गलतियाँ? मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। पहला अटेम्प्ट मैंने क्या किया कि ऐसे ही फॉर्म डाल दिया, और डाल के गांव चला गया। मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया, और वही साल मेरे लिए चेंजिंग साल भी था, और वही साल मेरे लिए, चूँकि 2014 में ही हमारी नहीं जो आपकी गर्लफ्रेंड बनी थी। ठीक। मतलब वो गर्लफ्रेंड वाला दौर भी शुरू होता है 2014 में। 2014 में शुरू हो गया। तो वो प्री जो आपका स्टेट PCS वाला था, प्री तभी क्वालिफाई किए थे? पहले निकल गया। तो उसके पहले बताऊंगा क्या कहानी हुआ। तो हुआ क्या कि 2014 तक आ गए, तो हम फॉर्म भर दिए, गाँव चले गए। मम्मी का तबीयत ख़राब था, गांव चले गए। आए गांव से तो कोई तैयारी नहीं था। हौज खास के पास एक जगह स्कूल है, सर्वोदय विद्यालय, उसी में सेंटर पड़ा था। हम जो इसमें चले गए। अगस्त में 23 या 24 अगस्त को एग्ज़ाम था, मुझे आज भी वो डेट याद है। मैं गया एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम दे के आया। जब बाहर निकला तो GS में 25 क्वेश्चन मेरा सही हुआ। कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन मेरा सही हुआ, उसमें भी 10 गलत हो गया।
15 ही बचे। 15, अब 15 हुआ, 5 निगेटिव मार्किंग में, 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, तो 4 क्वेश्चन में चल गया, 10 क्वेश्चन यानी 20 नंबर। मेरी पीटी का जो नंबर था 20 नंबर। और जब मैं अपना मार्कशीट निकाला तो दिखाता नहीं था किससे। दोस्त पूछते थे कि क्या हुआ, तुम्हारा कितना नंबर? हम कहे नहीं, हम फेल हो गए हैं। हम फेल हो गए हैं। नंबर इसलिए नहीं दिया भाई, 20 नंबर दिखाएंगे लोग। उन्होंने कहा कि बोले कि क्या हो गया? हमने कहा फेल हो गए हैं, फेल हो गए हैं, फेल हो गए हैं। बोले कि नंबर कितना मिला? हम कहे नहीं, फेल हो गए हैं। तो एक चल तो निराश हो गया। एक हमारी दोस्त थी, उस समय उसका सिलेक्शन हो गया था, वो नहीं, वो फाइनल सिलेक्शन ले ली थी 13 बैच में। 12 बैच में, 12 के लास्ट में जब आए तो उस समय वो मेंस दे रही थी, तो 12 ही में ही उनका 13 में उनका 13 बैच था, सिलेक्शन हो गया था। मिले कैसे थे आप लोग? थोड़ा वो बताऊंगा, इंटरेस्टिंग है, वो बताऊंगा। तो उनका मेंस और पीटी मैंने वो फाइनल सिलेक्शन लगे थी। तो लेकिन क्या था कि जब गाँव से कोई आता लड़का ना, तो खूब पढ़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इथिक्स, सारा चीज़ खूब पढ़ता है। इतना पढ़ के ब्रिलियंट रहता है ना कि उससे पूछिए कि 1857 की क्रांति की 5 विशेषता बताइए तो 8 विशेषता बता देगा। हाँ, एकदम उसकी 5 क्रांति के असफल होने का कारण बताइए तो वो 8 असफलता का कारण बता देगा। 1857 की क्रांति के स्वरूप पे अगर 2 लाइन बोलिए तो 10 लाइन बोल देगा, क्योंकि उसके पास सूचना का भंडार हो जाता है। ठीक है ना? तो यही क्या हो, तो मेरे पास भी यही हो गया था, गांव का था। प्रथम विश्व युद्ध पे कोई बात किया तो मेरे अंदर उत्सुकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मैं बताऊंगा कि 1914 से लेकर 18 तक हुआ था। और एक बात, उसके बाद 1949 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध। एक मैं शुरुआती दौर वही तो बोला, मतलब यूपीएससी के बाद आईएएस पीसीएस बने या ना बने, लेकिन ज्ञान के चर्चे उसके खुल जाते हैं। वो क्या हुआ ना कि एक एक्साइटेड हो जाता है कि मैं भी बताऊंगा, मैं भी बोलूंगा इस पे कि नहीं ये हुआ। अब कोई सवाल तो करे, और सवाल खूब होता था। यहाँ पे आइएगा तो सवाल जवाब खूब होता है, हिंदी मीडियम में खूब सवाल जवाब होता है। तो मेरे साथ भी हुआ, तो उसने मुझे फ़ोन किया। गर्लफ्रेंड ने? हाँ, नहीं गर्लफ्रेंड नहीं, वो मेरी मित्र थी, दोस्त थी और मेरी मददगार। महिला मित्र? हाँ, महिला मित्र थी। महिला मित्र का इंग्लिश में गर्लफ्रेंड ही नहीं, वो महिला मित्र नहीं थी, वो एज ए फ्रेंड्स थी। वो एज ए फ्रेंड्स थी, अधिकारी है वो भी। तो उसने मुझे फ़ोन किया, बोला कि हरिंदर क्या हुआ भाई, बहुत पढ़ते थे पीटी, क्या हुआ? तो हम उससे कुछ छिपाते नहीं थे। हमने कहा कि देखो ना मेरा पीटी 20 नंबर आया है और मैं पीटी फेल कर गया हूँ। बोला कि तू पीटी फेल करेगा ही, क्योंकि तू गधों वाली मेहनत करता है। हाँ, है बिहारी ना। हाँ, और एक चीज़ था कि जब मैं बिहार गांव से आया था तो एक ट्रेडिशन होता है गांव में, बोले कि तू समकालीन नहीं होता है, तू सोचता नहीं है, तू पिछड़ेगा, तो तेरा तो फेल करना स्वाभाविक है। बोले कि लिख ले, अगर तू यही ट्रेंड और इसी रणनीति के साथ चलता रहा तो आखिरी अटेम्प्ट में भी तेरा नहीं होगा। हमने कहा कि अच्छा तो बताओ मैंने गलती क्या किया? बोले कि तुमने जो गलती किया उसका उसी ने सुधार का तरीका बताया था। उसने कहा कि देखो हरिंदर, सबसे पहले तैयारी शुरू कर रहे हो, तैयारी शुरू करने से पहले एक रणनीति होनी चाहिए, तैयारी के दरमियान एक रणनीति होनी चाहिए, ठीक है ना, पहली बात। उसके बाद एग्जामिनेशन से पहले की तैयारी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल की रणनीति होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है, इस पर बात होनी चाहिए। जो भी चीज़ें होनी चाहिए सेलेक्टेड होनी चाहिए। उसने कहा साधन कम होनी चाहिए लेकिन उसका उपयोग ज़्यादा होनी चाहिए। उसने कहा था एक बात जो मुझे आज भी याद है कि 100 किताब को एक बार नहीं, एक किताब को 100 बार पढ़नी चाहिए और ठोस। उसके बाद बोला कि बैलेंस अप्रोच अपना हो। तुम पीटी पास भी कर जाओगे तो क्या करोगे जब मेंस नहीं दे पाओगे? अगर तुम मेंस अच्छा करोगे और इंटरव्यू भी क्वालिफाई नहीं कर पाओ तो क्या करोगे? तुम तो फेल हो जाओगे ना। तो इसलिए बैलेंस अप्रोच अपनाओ हर जगह पे, अपने पर्सनालिटी के लेके, अपने पढ़ाई को लेके। तो फिर उसने कहा, उसने ही बताया था कि सबसे पहले तुम सिलेबस को पढ़ो। मैंने सिलेबस को पढ़ा, उसके बाद बोले कि अब बोले कि तुम, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उस वहाँ से कुछ ना कुछ सीखे होंगे जब उन्होंने बताया। सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा। एक तो देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब लोग पढ़ते हैं मैं भी पढ़ने लगा। मेरा ना कोई डायरेक्शन था, देखिए मार्गदर्शन तो मिल ही गया था। मार्गदर्शन अब मिला। और उसके बाद देखिए होता क्या है ना कि हम लोग ना अंधेरे में मुक्का मारते हैं। जैसे अंधेरे में जाएंगे और खूब हाथ पैर बैठ मरेंगे, नहीं ये भी नहीं, मुक्का मारते हैं खूब। जैसे हिस्ट्री पढ़ ले, ज्योग्राफी पढ़ ले, पॉलिटी पढ़ ले। अरे भैया जो हम पढ़ेंगे उसका पीटी में उपयोग होगा नहीं, ये तो देखना जरूरी होता है। वो हमारे मेंस के लायक है कि नहीं है। हमारे पास 1000 ज्ञान है, आपके पास भी होगा, लेकिन जब आप परीक्षा में बैठिए तो 45 क्वेश्चन भी आपसे सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका अप्रोच और आपका कंटेंट वहाँ नहीं है, उस तरह के आपने ज्ञान अप्लाई नहीं। अब आपने तो पूरा पहाड़ उठा लिया, पहाड़ की तो ज़रूरत नहीं होता है इस पर।
यूपीएससी के लिए एक मिस्टेक जो होता है ना कि यहाँ पे लोग आते हैं ना, एक छोटी सी कहानी बता दूँ जो छात्र क्या करते हैं, चाहे मैं भी, जो होता क्या है कि एक महाभारत की रामायण की एक छोटी सी घटना है, अगर उस घटना को पकड़ ले कोई ना और उस चीज़ को समझ ले तो यूपीएससी सही समझ जाएगा। लक्ष्मण जी को और राम जी को, मेघनाथ से जब लक्ष्मण जी और राम जी का युद्ध हो रहा था तो एक बाण चलाया मेघनाथ, तो दोनों भाई मूर्छित हो गए। अब जब राम और लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए तो उस समय लोगों ने बोला कि इसका उपाय तो है संजीवनी बूटी, अगर कोई संजीवनी बूटी लाएगा, इनको पिलाएगा तो ये लोग ठीक हो जाएंगे दोनों भाई। अब वो महावीर जी, ये काम कौन करेगा, तो महावीर जी को ड्यूटी दिया गया। महावीर जी गए और जाके पहाड़ी उठा लाए, पूरा पहाड़ी उठा लाए। अब उस वैद सहित पहाड़ को उठा लाए। अब उस वैद तो उस समय थे, वैद जी आए, संजीवनी बूटी पहचाने, पीस के दिए, दोनों भाई उठ गए। सेम कंडीशन होता है। और उस समय तो हनुमान जी थे और वैद जी बैठे थे, तो आपसे संजीवनी बूटी निकाल के दे दिए। इस होता क्या है कि हम लोग भी पहाड़ उठा लेते हैं। यूपीएससी हमसे डिमांड करता है संजीवनी बूटी को और हम पहाड़ उठा लेते हैं, पूरा पहाड़ उठा लेते हैं। 15 से 16 क्वेश्चन पूछता है पीटी में यूपीएससी हिस्ट्री से, यही ट्रेड होता है। 15 से 16 क्वेश्चन पूछेगा हिस्ट्री से, जिसमें एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होगा जिस पे किसी की पकड़ नहीं होती है। 10-12 क्वेश्चन जो आप सॉलिड बुक 2-3 उठाएंगे उसी से आ जाता है, जो बेसिक्स बुक आप लेंगे उसी से आ जाता है क्वेश्चन, और डायरेक्ट आता है। कहीं इधर तो जाने की जरूरत नहीं, लेकिन होता नहीं, हम पढ़ नहीं पाते, हम पहाड़ उठा लेते हैं। अब एक किताब को पढ़ने में कम से कम 15-20 दिन लगता है, एक किताब को मिनिमम छोटे से। अब बताइए कि अगर हम एक ही सब्जेक्ट पे 3 किताब पढ़े तो 60 दिन तो हमारा एक ही टॉपिक पे चला गया। 3 महीने, 60 दिन, 2 महीना ऐसे ही चला गया। तो ये कंडीशन होता है कि हम पहाड़ उठाते हैं, हम सॉलिड। तो उसने मुझे जब गाइड किया तो मैंने सबसे पहले अपने रूम के जितने भी साइड, मेरे रूम में 3 रेक में बुक रह गया था, बुक पूरा सज गया था। लेकिन जब उसने बताया ट्रेड के बाद तो मेरे बुक में मात्र 25 से 30 किताब हो गई, मात्र 25 से 30 किताब। इससे भी वो भी कम था, कुछ मोटिवेशनल किताब पे थी जो कभी कभी पढ़ लेते थे, बाकी वो भी छंट गया। 15 से 20 किताब, हार्डली आपको लास्ट आपको 22 से 23 किताब था मेरा, जो यूपीएससी के दृष्टिकोण से था, जिसे मैंने पढ़ा। बेसिक एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो मैंने पढ़ा वो वही किताब था, 20 से 22 किताब था जो पढ़ा। तो उसने जब कहा कि हरिंदर सबसे पहले तुम सिलेबस पढ़ो, मैंने सिलेबस पढ़ा। फिर उसने कहा कि क्वेश्चन पेपर पढ़ो, मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ा प्रीवियस ईयर। उसके बाद उसने कहा कि अब तुमने पढ़ लिया, तो हाँ, जब मैंने प्रीवियस समय मार्गदर्शन होता है। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ा और सिलेबस पढ़ा तो मुझे सीधे आइडिया आ गया कि हाँ, मेरा एग्जामिनेशन का ट्रेंड ये है और एग्जामिनेशन का नेचर ये है, और ये मेरा अप्रोच होनी चाहिए और ये मेरा कंटेंट होगा। चीज़ें क्लियर हो गई। अब तब उसके बाद बोले कि अब तो पीटी कभी नहीं रुकेगा। हमने कैसे, बोले कि प्रीवियस ईयर पीटी जैसे 11 से बदला है, तुम 11 से पीटी का क्वेश्चन उठाओ, उसने बताया। और बताया कि पीटी का क्वेश्चन उठा के बिल्कुल एग्जामिनेशन ओरिएंटल हॉल की तरह हो जाओ और पीटी दो। मैंने कहा कि एग्ज़ाम दो पीटी की तरह बैठ के वहीं पे। मैंने एग्ज़ाम उसी तरह दिया। बोला कि देने के बाद फिर मुझे फ़ोन करना। तो जब मैं पेपर लेके फिर से हल करने लगा तो मेरे पास कुछ विकल्प आई। सबसे पहला विकल्प ये आया कि मैंने कुछ क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, उस क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन को मैंने गलत किया और दूसरे कुछ क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया। ये बात मैंने उसे एक्सप्लेन किया। बोली कि जहाँ तक तूने सही किया है वहाँ तक तू सही है ही, अब जो गलती किया उसे देखो कि तुमने किस आधार पे गलती किया, वहाँ से गलती मत करो, वो गलती मत करो, और जो तुमने छोड़ दिया क्वेश्चन उसे देखो कि तुमने क्यों छोड़ दिया। समझ में आ गई? ये चीज़ जब मैंने किया ना तो फिर मेरा पीटी रुका ही नहीं। उसके बाद मैं पीटी पास करने और तब मेरी पीटी की ट्रेंड चल गई तो मैं पीटी क्वालिफाई करने लगा। तो ये चीज़ें हो गई। दूसरा बात क्या होता है ना कि उसी दरमियान ना हम लोगों के एक हिंदी भाषी की सबसे बड़ी चीज़ होती है, कमी होती है, मेरी भी थी, हर किसी का भी होता है तजुर्बे, हम लोग अपने विचारों से समझौता नहीं कर पाते हैं। हम यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं, यूपीपीसीएस की भी तैयारी करते हैं, और होता क्या है कि पीटी टू पीटी हो जाते हैं हम लोग। हाँ, प्री हो जाते हैं। जैसे अभी देखिए 30 सितंबर को बीपीएससी का पीटी था, ठीक है। अब फिर अक्टूबर यूपीपीसीएस का पीटी होगा, तो एक पीटी से 2 पीटी, और जब इस दोनों में फेल करेंगे तो फिर अगले साल यूपीएससी का पीटी। तो हमारी जो तैयारी होती है ना कभी संतुलित और पूर्ण नहीं हो पाती है, फोकस नहीं हो पाती है। तो सबसे बड़ा ये कमी, अगर बैड लक, मैं इससे नहीं, बैड लक, अगर हमने यूपीएससी बीपीएससी यूपीपीसीएस का पीटी क्वालिफाई कर गए तो हमारे पास एक टैग लग जाता है, मैं बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई हूँ, मैं यूपीएससी का पीटी को चौड़ा कर देते हैं।
लेकिन बाद में पता चलता है जब हम इस स्टेज पे आते हैं, कोई कहता है क्या किए हैं, बस कुछ नहीं किए हैं, नॉर्मली अभी रोज़गार में लगे हैं कि कहीं रोज़गार मिल जाए तो ले ले, इस पर लग जाते। तो ये हो जाता है कि हम अपने विचारों से समझौता नहीं कर पाते हैं और ये सबसे बड़ी कमी हो जाती है। हम कोई देखिए आर्थिक स्थिति की जहाँ तक बात होती है ना, तो मैं एक बात बता दूँ कि यूपीएससी ने किसी को लेटर नहीं लिखा था। यूपीएससी ने किसी को लेटर नहीं लिखा था कि आप आइए तैयारी करिए, ये तो आपका अपना सपना था ना। तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसमें कठिनाई क्या है। आज आप जर्नलिज्म की तैयारी में आप मीडिया जगत में आना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मीडिया जगत में आने की परेशानी क्या परेशानी होती है। इस पे आपका पूरा फोकस होनी चाहिए कि हाँ वो परेशानी क्या है, उस परेशानी से मैं निकलूँ कैसे। तो यूपीएससी किसी को लेटर नहीं लिखता है। अगर सफलता आपकी है तो असफलता भी आपका ही होनी चाहिए और इसमें किसी का दोष नहीं देना चाहिए। जब कांटों भरी डगर आपने चुना है तो फिर आप किसी को दोष देंगे? आप आने से पहले सोचिए ना। और यहाँ आने के बाद हम किसी को दोष नहीं देते, स्वयं को, बिल्कुल स्वयं को दे देता हूँ। आने के बाद हम लोग लगते हैं उस चीज़ पर करने, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हम ये है तो हम वो है। अब यहाँ आके हम क्या करते हैं कि उस तरह के परिवेश में जड़ जाते हैं कि हमारी कोई मदद करेगा। हम कोचिंग में जाते हैं तो पहले ही रो देते हैं। जब मैं रोआ था कि सर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, तो उस कोचिंग वालों ने कहा था कि ऐसा करो मैं तुम्हें फ्री में पढ़ा दूंगा, लेकिन तुम मुझे तुम मुझे कुछ स्टूडेंट प्रोवाइड कराओ। हमने कहा कि सर हाँ, मैंने उनका हो गया कि अब तुम मुझे दे दो। होता है अक्सर इस कोचिंग में, किसी भी कोचिंग में जाइएगा आप, अगर 2 स्टूडेंट लेके जाएंगे तो आपको मैं कहूँगा नहीं, ऑफर दे दें कि तुम लाओ, तुम फ्री में। किसी कोचिंग संस्थान से पढ़ा था या आप? नहीं, मैं किसी को सेल्फ स्टडी पढ़ा नहीं था, मैं बाकी सेल्फ स्टडी किया था। हाँ, जब मेंस का पेपर था तो मुझे टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता पड़ी तो मैंने टेस्ट सीरीज लिया था। और क्या आपने बीच में तोड़ दिया?